जंगल में रहने वाले ये लोग जंगल, नदी, पहाड़ की पूर्णतः सुरक्षा करते थे। इस इलाके में आदिवासी जंगल पर निर्भर, जल, जंगल, जमीन की बात कहने वाले लोग जो इस पर निर्भर थे, वो तो जंगल में जाते थे, वो तो पहाड़ों में जाते थे, वो नदियों में जाते थे, लेकिन कोई भ्रष्ट ठेकेदार, कोई अफसर, कोई नेता इन जंगलों का, इन नदियों का, इन पहाड़ों का दोहन नहीं कर सकता था। अब जब नक्सलवाद का सफाया हुआ है तो भ्रष्टाचार चरम पर है। जगह जगह बालू के ढेर लगे हैं और इस बालू की ठेकेदारी नेता भ्रष्ट अफसर के साथ मिलकर कर रहे हैं और अब इसे रोकने वाला कोई नहीं है। मौराही पंचायत वो भी पड़ता है। मतलब इस घाट पे नहीं हुआ किसी? हाँ हुआ है, गमरिया घाट पर 2 बच्चे की मौत हो गई है। मझगा में हुआ है, बलथर में हुआ है, यही धोघट में हुआ है, बालू नहीं, बालू घाट पर। मौराही पंचायत वो भी पड़ता है। मतलब इस घाट पे नहीं हुआ किसी? हाँ हुआ है, गमरिया घाट पर 2 बच्चे की मौत हो गई है। मझगा में हुआ है, बलथर में हुआ है, यही धोघट में हुआ है, बालू नहीं, बालू घाट पर। कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। 31 मार्च 2026 यही है सरकार की ओर से तय नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन। 31 मार्च से एक दिन पहले 30 मार्च को लोकसभा में देश की आंतरिक सुरक्षा के एक नए अध्याय की गूंज सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर नक्सल मुक्त भारत का वो रिपोर्ट कार्ड रखा जिसका इंतजार दशकों से था। जनता तो गरीब न है, इसके पास राइफल है थोड़े, ये बिन्हत्था है और बालू ही निजवाड़ा, मौरा, मांगोबंदर, धोघट का जीवन है। इसी से जीवन बचता है। रोटी देने वाला कोई नहीं है, कोई सांसद, एमएलए, एमपी नहीं देंगे रोटी मेरा जमीन देता है, उसी से अन्न उपजाते हैं, उसी से जीविकोपार्जन चलता है मेरा। इसलिए मैं चाहूँगा प्रशासन से और राजनेताओं से अविलंब इसको रोक लगा। देश के प्रधानमंत्री ने सदन में और देश के गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर के यह घोषणा की थी कि मार्च 2026 में देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा और अंतिम रूप से हिड़मा को मारकर जो कई करोड़ों का नक्सली इनामी कमांडर था, ये दोबारा घोषणा की गई कि मार्च 2026 में घोषणा के अनुरूप नक्सलवाद का सफाया हो गया। तो आप सब ने और हमने भी खुशी मनाई कि देश में नक्सलवाद का यानी हिंसा का सफाया हो गया। लेकिन मुझे लगा कि आखिर नक्सलवाद का सफाया हो गया तो इससे नुकसान और फ़ायदा किसका हुआ, आम जनता का या फिर किसका? तो हमने इसकी पड़ताल की, क्योंकि मैंने नक्सलवाद पर बहुत दिन तक रिपोर्टिंग की है। नक्सली कमांडर के गढ़ में गया हूँ, उनका इंटरव्यू किया हूँ, वो आज मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। दरअसल नक्सलवाद के सफाई की जब घोषणा की गई थी तो लगा था कि देश में हिंसा समाप्त करने के लिए मोदी और अमित शाह ने ये घोषणा की है और उन्होंने कठोर व्रत ले लिया है। लगातार नक्सली कमांडर और नक्सलियों का सफाया किया गया, उन्हें मारा गया या वो आत्मसमर्पण करके सरेंडर कर गए। ये एक हिंसा करने वाले लोगों के सफाया की बात आम आदमी को महसूस हो रही थी और मुझे भी लग रहा था। लेकिन जब मार्च 2026 में यह घोषणा की गई कि नक्सलियों का सफाया हो गया है तो मुझे लगा कि कोरोना जैसे वक्त में आपदा में अवसर वाली बात बोलने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आखिर नक्सलवाद का सफाया करके आम जनता को क्या फ़ायदा पहुंचाया है। मैंने जब इसकी पड़ताल की, क्योंकि मैं नक्सलवाद का जब जमुई यानी बिहार के सबसे बॉर्डर वाले ज़िले जमुई जहां मैं रहता हूं, उस ज़िले में नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। बिहार में नक्सलियों का मुख्य गढ़ जमुई ज़िला था, क्योंकि ये झारखंड के बॉर्डर से लगता था जहां चारों तरफ पहाड़ी और जंगल घिरे पड़े हैं। और तब मैं नक्सलवाद को कवर करता था जब नक्सलवाद का उदय बिहार में नहीं हुआ था। और नक्सलवाद के सफाई तक मैं पत्रकार हूँ, निश्चित रूप से नक्सलवाद के अंदर तक गया हूँ, नक्सली कमांडरों के बीच गया हूँ, नक्सलियों के कैंप में गया हूँ, 200 बंदूकों के बीच, जन अदालत के बीच मैंने इंटरव्यू उनका किया और मैंने बेबाक सवाल पूछे थे। मैं कभी उसे दिखा दूंगा आपको। लेकिन आज का विषय ये है तो मुझे लगा कि मैं पता करूँ कि आखिर आम जनता को नक्सलवाद के सफाई से फ़ायदा क्या मिला। दरअसल मैंने जब तक इंटरव्यू कवर किया है, जब तक मैंने नक्सलवाद को कवर किया है, मैंने पाया कि कभी नक्सलवाद से आम जनता को कोई फ़ायदा हुआ तो हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ है। दरअसल नक्सलियों के निशाने पर हमेशा भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट ठेकेदार और फिर गरीबों को सताने वाले लोग
रहे और उनसे नक्सली लेवी वसूलते रहे और उन्हें दंडित करते रहे। न्यायालय के लंबे फैसले, केस मुकदमा, तारीख दर तारीख, कोर्ट कचहरी, ये सब नहीं होता था। जन अदालत होती थी और उसमें त्वरित फैसला होता था। इसलिए जनता का विश्वास नक्सलियों ने जीता और अमूमन नक्सलियों की हर बात में जन वर्ड जुड़ा था। जन यानी जनता, जन अदालत, जन मुक्ति मोर्चा, जन छापामार मोर्चा और इस तरह की बात, जन वर्ड जुड़ा रहता था। बाद के दिनों में जन खत्म हो गया, धीरे धीरे इसमें राजनीति का पैठ हुई। एक जाति विशेष के लोग इसमें आ गए और उसने सत्ता के साथ जब गठजोड़ करके एक अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की तो यकीन मानिए नक्सलियों ने अपने कमांडर को भी कठोर दंड देकर मृत्युदंड दिया और कठोरतम मृत्युदंड दिया, जो एक सबक समाज में हो। लेकिन बाद के दिनों में नक्सलवाद का सफाया हुआ। मैंने गौर करना चाहा कि आखिर नक्सलवाद का सफाया करने से आम जनता को फ़ायदा क्या हुआ। मैंने देखा कि आम जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहा गया कि हिंसा समाप्त होगी, नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन मैंने जब नज़र उठाया तो मैंने पाया कि शुरुआती दौर में बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में जहाँ जहाँ नक्सलियों का मुख्य जमावड़ा था, वैसे नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से शुरू हुई थी। लेकिन मुख्य रूप से आंध्रा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के पहाड़ी जंगली इलाके में इनकी पैठ थी। और इन इलाकों में जंगल में रहने वाले ये लोग जंगल, नदी, पहाड़ की पूर्णतः सुरक्षा करते थे। इस इलाके में आदिवासी जंगल पर निर्भर, जल, जंगल, ज़मीन की बात कहने वाले लोग जो इस पर निर्भर थे, वो तो जंगल में जाते थे, वो तो पहाड़ों में जाते थे, वो नदियों में जाते थे। लेकिन कोई भ्रष्ट ठेकेदार, कोई अफसर, कोई नेता इन जंगलों का, इन नदियों का, इन पहाड़ों का दोहन नहीं कर सकता था। अब जब नक्सलवाद का सफाया हुआ है तो भ्रष्टाचार चरम पर है। जगह जगह बालू के ढेर लगे हैं और इस बालू की ठेकेदारी नेता भ्रष्ट अफसर के साथ मिलकर कर रहे हैं और अब इसे रोकने वाला कोई नहीं है। जिन गांव में गांव के अस्तित्व को विलीन करने के लिए उनकी नदियों को मापदंड से अलग जेसीबी लगाकर कुएं की तरह खोदा गया, जहां बच्चे कुचलकर ट्रक के नीचे दबकर मरे, जहां नदी में, गड्ढे में गांव के ग्रामीण शौच के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए गए और मर गए और उन्होंने विरोध भी जताया, तो वो भ्रष्ट ठेकेदार, माफिया, गुंडे हथियार लेकर इकट्ठे हो गए और उन्होंने हथियार से ग्रामीणों के आंदोलन तक को दबा दिया। और अफसर ने भी, पुलिस वाले ने भी ऐसे भ्रष्ट लोगों का साथ दिया और इसे अब रोकने वाला कोई नहीं है। जब तक नक्सलवाद जंगली क्षेत्र में, पहाड़ों में, नदियों के आसपास था, तब तक ये भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट अफसर यहाँ पर पांव भी नहीं फटक पाते थे और आसपास के जगह की यानी प्राकृतिक संपदा की, जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा हो रही थी। अब इसकी सुरक्षा समाप्त हो गई। नेता करोड़ों कमाकर माला माल हो गए और इनके रास्ते में जो बाधा था वो नक्सलवाद था। नक्सली कमांडर थे, वो या तो लेवी लेते थे और फिर दोहन करने से पहले अपनी शर्तें लगाते थे, वो अब लगाने वाला नहीं है। दूसरी एक बात मैंने देखी कि छत्तीसगढ़ में जहाँ सुकमा जैसे बड़े कांड हुए, वहाँ हिड़वा मारा गया, वहाँ आंध्र प्रदेश में नक्सली मारे गए, बिहार और झारखंड में नक्सली मारे गए। इन सभी जगहों पर हसदेव जंगल जो 2 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक जैव विविधता का एक बड़ा नमूना था, यहाँ नहीं कि यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे, उस हसदेव जंगल को नक्सली के समाप्ति के बाद अडानी को दे दिया गया। ग्रामीण, आदिवासी, लाचार, कमजोर, गरीब लोग विरोध करते रहे, लेकिन जानवर, पशु, पक्षी और पेड़ों को धड़ल्ले से अडानी ने कोयला के खुदान के लिए कुचल दिया, जंगलों को उजाड़ दिया और ये सरकार मज़े से तमाशा देख रही है। तो आप समझ लीजिए कि ये सभी राज्य जहां नक्सलवाद थे, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या आंध्र का इलाका हो, वहाँ पहाड़ों में, जंगलों में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती खनिज रत्न पड़े हैं, उनका दोहन शुरू होगा। अडानी को बिहार में रास्ता दे दिया गया है, झारखंड में रास्ता दे दिया गया है, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को उजाड़ा जा चुका है। अब अगर नक्सलवाद का खात्मा हुआ है
तो इससे जनता का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपने 20, 25, 30 साल के नक्सलवाद के कवरेज में कोई ऐसा वाकया नहीं मिला जब नक्सलियों ने किसी आम गरीब इंसान की हत्या कर दी हो या उसे दंडित किया हो। ऐसी परिस्थिति में अब आम आदमी के सवालों को लेकर के आम आदमी विद्रोह करेगा तो उसे ये भ्रष्ट नेता, उनके गुंडे, भ्रष्ट अफसर और पुलिस वाले मिलकर गठजोड़ कर कुचल देंगे। आप चाहें तो कई गांवों में जाकर देख सकते हैं जहां नदियों का दोहन हो रहा है, जहां पहाड़ों जंगलों को काटा जा रहा है, वहां ग्रामीण विरोध करते हैं तो उन्हें हथियार के बदौलत पहले तो कुचला जाता है और उसके बाद उनके ऊपर झूठा मुकदमा लाया जाता है। अभी हाल ही में जमुई के गिद्धौर के मौरा में ऐसी घटना घटी और लोगों ने सरेंडर कर दिया। ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटी है। तो नक्सलवाद से आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। अर्बन नक्सल यानी कि पूंजीपति, भ्रष्ट माफिया नेता, भ्रष्ट प्रशासन के लोग, इन लोगों को फायदा हुआ है। तो मोदी ने फिर साबित किया कि आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। नक्सलवाद का खात्मा हुआ, हिंसा से मुक्ति की बात कही गई, वादा पूरा हुआ। हम नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आपका जल जंगल जमीन भ्रष्ट लोगों के हाथ में जा रहा है। तो आप जिंदाबाद करिए, मैं भी आपके साथ जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम। अभी तक तो नहीं मिला है। सांसद महोदय जी से हम लोग ने मांगे थे, घेराव किए थे डीएम साहब के कार्यालय में। उन्होंने कहे थे 3 दिन का समय दीजिए, लेकिन 3 दिन समय बीत गया, आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। धरना के माध्यम से उन्हें देख लिया है और सर ने भी देख लिया है। जो आगे की प्रक्रियाएं होंगी आप लोग को पता किसानों का आरोप नहीं, अभी हम लोग जो है सो सारा हम लोग पाइन को देख रहे हैं और उसके बाद जो भी हमारे वाटर रिसोर्स के हमारे इंजीनियर हैं और उस माइनिंग के ऑफिसर्स हैं, उनसे हम लोग डिस्कशन करके हम लोग इस पर अच्छे से आप लोगों को हम इस पर ब्रीफिंग देखा है। वो तो यहाँ पर जो ग्रामीण भी बताए हैं, जो कि ये डिस्टर्ब भी है कि नेचुरली पानी का फ्लो है पाइन से, है ना। तो अब देखना पड़ेगा कि ये उत्खनन के कारण ही वो प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो रहा है या किसी और सिल्ट जमा होने से हो रहा है। ये हम लोग उसको जाँच करवा लेते हैं अभी एक बार उनके एक्सपर्ट से बात करके। छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा एक ठोस मुद्दा, जिसमें विशाल घने जंगल की प्राकृतिक धरोहरों को कुचला जा रहा है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित हसदेव अभयारण्य की, जो प्रदेश के सबसे बड़े घने जंगलों में से एक है। हसदेव अभयारण्य 1700 वर्ग किलोमीटर तक फैला एक विशाल घना जंगल है, जिसे कोयले खनन के लिए बड़ी क्रूरता से काटा जा रहा है। जंगल में स्थित 167 प्रकार की वनस्पतियां, 82 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां तथा बहुत से जंगली जीव जंगल के कटने से विलुप्त हो जाएंगी। इस जंगली क्षेत्र को प्रदेश के बड़े हाथियों का परिचालन क्षेत्र भी कहते हैं। जंगल में रहने वाले मूल निवासी जंगल की कटाई के विरुद्ध है। वह जंगल के उन सभी जीव जंतुओं को बचाना चाहते हैं जिनका एकमात्र निवास हसदेव अभयारण्य है। असली मुद्दा तो ये है कि शासन ने हसदेव के घने जंगलों के नीचे 24 कोयला खनन जगह चिन्हित किए हैं, जिससे कोयले की आपूर्ति हो सके। लेकिन शासन ने यह नहीं सोचा कि खनन में प्रकृति का क्या होगा, जिसके चलते ही प्रदेश में हसदेव के घने जंगल को बचाने के लिए वहां के मूल निवासियों के साथ लोग भी प्रदर्शन करने लगे तथा शासन ने इसके चलते बहुत से लोगों को जेल में डाला। हसदेव अभयारण्य को बचाने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने अपने पक्ष रखे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हसदेव के जंगलों को काटने का आदेश कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, जिसके कारण ही जंगल काटा जा रहा है। हसदेव अभयारण्य के घने जंगल छत्तीसगढ़ ही नहीं अपने पड़ोसी राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों को प्रभावित करते हैं। यहाँ निवासित आदिवासियों द्वारा जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, धरना प्रदर्शन तथा कई रैलियां किए गए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हमें इस मुद्दे को केंद्र सरकार के पास भेजना होगा, जिससे हसदेव के घने जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जा सके। इसलिए हमें सभी प्रकार से, सभी स्रोतों से लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि हसदेव अभयारण्य बच सके। तथा हमें सभी सोशल मीडिया पर #SaveHasdev लिखकर मुद्दे को सबके सामने लाना होगा। एक समय था
जब नक्सलवाद देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प लिया। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन और मजबूत रणनीति के चलते नक्सलवाद की जड़ें लगातार कमजोर हो रही हैं। इसी के चलते 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ शांति को चुना। इन नक्सलियों में से 13 पर 65 लाख का इनाम है। सरकार की नीति साफ है, या तो हिंसा छोड़ो या दुनिया छोड़ो। 2014 तक देश के 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। वहीं दिसंबर 2025 तक इनकी संख्या घटकर 11 रह गई है। इनमें भी केवल 3 ही जिले सबसे अधिक प्रभावित बचे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में 2026 देश में नक्सल हिंसा के खात्मे के साल के रूप में याद रखा जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा।